होल्डिंग होल्डिंग अकाउंट को हम लोग बोलते हैं कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट। कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट समझना है पूरा कंसेप्ट क्या, फिर लिखने का मौका दूंगा। हमारे पास एक एच लिमिटेड है, दूसरा हमारे पास क्या है, एस लिमिटेड। एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड, एस मीन्स हम लोग समझाने के लिए सब्सिडियरी और होल्डिंग करेंगे। अभी सिचुएशन क्या अराइज हो रहा है कि एच लिमिटेड एस लिमिटेड का शेयर खरीद रहा है। शेयर कैसे खरीद सकता है? ओपन मार्केट से। भाई उस कंपनी का शेयर है, खरीद रहे खरीद रहे खरीद रहे खरीद रहे। शेयर खरीदते हुए जब शेयर्स ग्रेटर देन 50%, ग्रेटर देन 50% शेयर एक्वायर कर लेता है, मींस मोर देन 50% शेयर्स एक्वायर कर लेता है। एक्वायर कर लेने से क्या होगा सर? एक्वायर कर लेने से बहुत सारा कंट्रोल होल्डिंग कंपनी के पास आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो रेजोल्यूशन, जिसके लिए दो तरह का रेजोल्यूशन पास होता है, लॉ में पढ़े होंगे तुम लोग, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन को पास कराने के लिए मोर देन 50% वोटिंग राइट चाहिए, एंड स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए 3/4 चाहिए, मोर देन 3/4 मतलब 75% से ज्यादा। तो जितने ऑर्डिनरी केसेस हैं, उस ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के केसेस में सारा कंट्रोल एच लिमिटेड कर सकता है कि नहीं? मतलब एच लिमिटेड बोलेगा कि इस डायरेक्टर के ऊपर अपॉइंटमेंट वगैरह है, ये बोलेगा कि हाँ करना है तो करना है, क्योंकि अकेले 50% वोटिंग है इसके पास। बोलेगा नहीं करना है, नहीं करना है। अल्टीमेटली इस लिमिटेड को वो वैसे कंट्रोल कर सकता है जैसे कंट्रोल करना चाहे, वैसे कंट्रोल कर सकता है जैसे वो कंट्रोल करना चाहे। एक तो तरीका हुआ कि अगर हम सामने वाले कंपनी का 50% से ज्यादा शेयर खरीद ले तो मेरे पास मेजोरिटी ऑफ वोटिंग आ जाएगा, और मेजोरिटी ऑफ वोटिंग आने से हम सामने वाले को कंट्रोल कर पाएंगे, यानी अब वो हमारे इशारे पे चलेगा। या फिर हमारे पास कंट्रोलिंग पावर आ जाए, कंट्रोलिंग पावर। शेयर ज्यादा नहीं है, मैं 50% से शेयर ज्यादा नहीं खरीद रहा हूं, बट उस कंपनी को कंट्रोल करने का राइट मेरे पास है। कैसे? वो हो सकता है डिफरेंशियल्स, वो हो सकता है डिफरेंशियल्स शेयर के केस में, मतलब एक शेयर इसके पास है जिसका वोटिंग राइट 1 है, मेरे पास जो शेयर्स है उसका वोटिंग राइट 2 है। तो मेजोरिटी शेयर से तो नहीं, बट कंट्रोल किसी और तरीके से भी आ जाए। या फिर लोन दे के रखे, मान के चलो मैं तुम्हें अगर लोन दूंगा तो मैं तुम्हें कंट्रोल करना स्टार्ट कर दूंगा कि नहीं? कि नहीं? लोन देके कोई किसी को कंट्रोल कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। लोन देके भी तो कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे नहीं किया जा सकता कंट्रोल? तुमको अगर मैं आज 2 लाख रुपया दूंगा, ठीक है, और मैं तुम्हारा रिलेटिव हूं, मैं तुमको 2 लाख रुपया दिया हूं, और कल पता चलेगा किसी तुम होटल का स्टेटस लगा रहे हो, बोले क्या है भाई, होटल में घूम रहे हो, मेरा पैसा नहीं दे रहे हो, चल मेरा पैसा दे, तो तुरंत तो क्या करना पड़ेगा? बोलेगा नहीं हम तो रूखा सूखा ही खा रहे हैं। मतलब तुमको बोलेंगे तुम ऐसे मत करो, वैसे मत करो, नहीं तो पैसा दो मेरा। तो भाई कंपनी के पास हम पैसा दे के रखेंगे, हम जो बोलेंगे वो नहीं करेगा तो पैसा अपना वापस मांग लेंगे। भाई चाइना वाइना क्या कर रहा था, पाकिस्तान पे क्या हुआ, श्रीलंका के साथ क्या हुआ, लोन ही के कारण तो गया। लोन है तभी तो कंट्रोल है, लोन से भी तो कंट्रोलिंग पावर आ जाता है, मतलब जैसे भी कंट्रोलिंग पावर आ जाए। क्लियर है? तो वहां से भी कंट्रोल होता है, क्योंकि अगर पैसे, जैसे अगर श्रीलंका या फिर 1992 में जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, इंडिया को जो आईएमएफ लोन देता है, आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और एक होता है वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक भी लोन देता है, आईएमएफ भी लोन देता है। दोनों के लोन में क्या फर्क है? वर्ल्ड बैंक विदाउट कंडीशंस लोन देता है, मतलब कोई कंडीशन नहीं रहता है कि तुम फंड कहाँ यूज करोगे। आईएमएफ जब लोन देता है तो उसका रोड मैप बना के देता है कि तुम कहाँ खर्च करोगे, वो भी बताओ, इधर कितना खर्च करोगे। तभी तो इंडिया में ग्लोबलाइजेशन आया, नहीं तो उसके पहले ग्लोबलाइजेशन कहाँ था? बाहर की कोई कंपनी इंडिया में कहाँ था? नहीं था। तभी तो बाहर का आना पड़ा, क्योंकि ये आईएमएफ का कंडीशन था। अभी श्रीलंका को आईएमएफ ने जो लोन दिया तो उसको बताया गया कहाँ कहाँ खर्च करना है, यानी उसकी बातों को तुम्हें मानना पड़ेगा। तो तुम्हें कंट्रोल कर रहा है कि नहीं? कंट्रोल कर रहा है। भाई किसी कंट्री को कंट्रोल करना तो लोन देके तो कंट्रोल कर लेंगे, तो लोन से कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं तो मैं तो अपना पैसा वापस मांग लूंगा। तुम्हारा बिजनेस है, तुम्हारा बिजनेस 10 लाख का है, और उसमें से 7 लाख रुपए हम तुमको लोन दे के रखे हैं, हम उस कंपनी के ओनर नहीं भी हैं, तो तुमको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हम बोलेंगे ऐसा करो, तुम बोलेगा नहीं नहीं मेरा बिजनेस, हम बोलेंगे मेरा पैसा दे लो, तुम्हारा बिजनेस तो तुम समझोगे, तो तुम्हें
कंट्रोलिंग पावर आ जाए। तो या तो कंट्रोलिंग पावर आ जाए किसी भी रीजन से, कोई भी कंडीशन से, या वोटिंग राइट आ जाए। दोनों ही केस में हम सामने वाले कंपनी को कंट्रोल कर पाएंगे। और जब ये कंट्रोल मेरे पास आ जाता है तो वो कंपनी जिसके पास मोर देन 50% शेयर्स या कंट्रोलिंग पावर है, वैसे कंपनी को हम लोग बोलते हैं होल्डिंग कंपनी। क्या बोलते हैं? वैसा कंपनी जिसके पास जिसका शेयर कोई और होल्ड कर रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं सब्सिडियरी कंपनी। मजा आएगा। सब्सिडियरी कंपनी। ये स्टेटस पता चल गया। होल्डिंग और सब्सिडियरी क्या होता है? होल्डिंग जो किसी कंपनीज में शेयर होल्ड करता है मोर देन 50% और द कंट्रोलिंग द अदर कंपनी। और कंट्रोल मल्टीपल रीजन से आ सकता है, कोई भी रीजन रहा हो। तो होल्डिंग, हाँ बेटा एक ही तो बात है। अरे बोर्ड को ही तो कंट्रोल करना है, तो बिजनेस को कंट्रोल करना है। तो बोर्ड को कंट्रोल करना है तो मेरे हाथ में अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। तो कंपनी में और तुम क्या कंट्रोल करोगे? यही कंट्रोल करने से होता है। नया इन्वेस्टमेंट जा रहा है वो कंट्रोल कर लोगे, करना है कि नहीं करना है, किससे लोन लेना है, किसको लोन देना है। तो बोर्ड कंट्रोल ही मतलब पूरा कंट्रोल कर रहे हो। हम यहाँ भी मेरा कंट्रोल का मतलब ही बोर्ड कंट्रोल है। समझ में आया क्या? तो बोर्ड को कंट्रोल करने, बोर्ड को कौन चलाता है? शेयर होल्डर चलाता है। और हम लोग पढ़े हैं कि बोर्ड को बेटा एक इंप्लाइड पावर दिया रहता है, बट बोर्ड को भी कुछ अलग करना होता है तो वो क्या करवाता है? जनरल मीटिंग करवाता है। समझ में आया? साल में एक बार एजीएम करवाता है जहां पर कि वो डिविडेंड डिक्लेयर करता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का अप्रूवल करता है, ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट करता है। एजीएम में यही तो होता है। और नहीं तो जनरल मीटिंग तो हमेशा होता रहता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग होता है। तो वो सब मीटिंग क्यों करवाया जाता है? क्योंकि करवा के तो अप्रूवल लेना होता है ना। अल्टीमेट अप्रूवल कौन देता है? तो शेयर होल्डर ही तो देता है। तो शेयर होल्डर किसको कंट्रोल कर रहा है? बोर्ड को। बिजनेस कौन चलाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो वही तो कंट्रोल करना है। क्लियर है? अब मेरे पास 50% से ज्यादा शेयर है, उस बोर्ड में वही होगा जो मैं चाहूंगा। अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज का, अंबानी के पास शेयर या उसके रिलेटिव को मिलाकर 75% से ज्यादा है। अब 75% से ज्यादा है तो उसी को मालिक माना जाएगा ना। जो बोलना है वही करेंगे, जैसा करना होगा वही करेंगे। तो बोलोगे सर अगर अब आगे बात आता है कि जो मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर है, सारा बात उसका नहीं चलता, लॉ में अलग अलग है, बट कंट्रोल तो हम करेंगे। क्यों? क्योंकि शेयर्स का वो पार्ट जो होल्डिंग कंपनी होल्ड कर रहा है उसे मेजोरिटी शेयर होल्डर बोलते हैं। और वो शेयर जो कम शेयर होल्डर बच गए 10%, 20%, 50%, मतलब अगर 60% शेयर एच लिमिटेड के पास है तो 40% तो कोई और रखा है ना, वो कहलाएगा माइनॉरिटी शेयर होल्डर। माइनॉरिटी, हमें पता है माइनॉरिटीज मतलब जो पूरे पॉपुलेशन में जो आइटम छोटा होता है उसे हम लोग माइनॉरिटीज बोलते हैं। तो उसे हम लोग बोलेंगे माइनॉरिटीज शेयर होल्डर। जो एच लिमिटेड है उसे हम लोग बोलेंगे मेजोरिटी, बट उसे हम लोग मेजोरिटी नहीं बोलकर हम लोग उसे बोलते हैं होल्डिंग कंपनी। और जिस कंपनी का शेयर हम ले रहे होते हैं उस कंपनी को बोला जाता है सब्सिडियरी कंपनी। ऐसा भी हो सकता है कि ये सब्सिडियरी कंपनी किसी एक और कंपनी का 50% से ज्यादा शेयर ले लिया है, तो एच लिमिटेड ये एक्स लिमिटेड के लिए कहलाएगा सब सब्सिडियरी। ये क्या कहलाएगा? सब सब्सिडियरी। यानी इनडायरेक्टली वो एस को कंट्रोल करेगा, और एस जिसको कंट्रोल कर रहा है उसको भी एच लिमिटेड कंट्रोल करेगा। अरे वो तुम्हें कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि तुम मुझसे वो कर्जा लेके रखे हो, ये मेरे से कर्जा लेके रखा, तो मैं तुमको कंट्रोल कर सकता हूँ कि नहीं? कर सकता हूँ ना। तो उसको अपने लोग बोलते हैं सब सब्सिडियरी। ठीक है? सब्सिडियरी के बाद भी सब्सिडियरी। आगे हम लोग जब जाएंगे तुम्हारे सिलेबस में भी है, इसे हम लोग बोलते हैं चेन होल्डिंग। क्या बोलते हैं? चेन होल्डिंग। एडवांस टॉपिक है, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। चेन होल्डिंग में क्या होगा? एच लिमिटेड एस लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट है, एस लिमिटेड का एक्स लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट है, या उस कंपनी का किसी और इन्वेस्टमेंट है। अल्टीमेट बेटे सारे क्या कहलाएंगे? चेन होल्डिंग। कभी कभी क्रॉस होल्डिंग भी होता है। मान लो 50% से ज्यादा शेयर मेरे पास है, लेकिन एस लिमिटेड ने भी मेरे कंपनी का 20% शेयर खरीद लिया, तो उसका भी कुछ तो शेयर होल्डर है। वैसे होल्डिंग को क्रॉस होल्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और होल्डिंग कंपनी वही कहलाएगा जिसके पास मेजोरिटी ऑफ शेयर्स है। जिसके पास मेजोरिटी ऑफ शेयर्स है। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? सर तो करना क्या जब होल्डिंग कंपनी है तो है? बेटा होल्डिंग कंपनी है तो है, इस होल्डिंग कंपनी के वजह से क्योंकि मैं सब कुछ कंट्रोल कर रहा हूं, तो अल्टीमेट उस कंपनी का ओनरशिप मेरे पास है। बट इन रियलिटी ओनरशिप मुझे लेना नहीं है, बिकॉज मैं उस सामने वाले कंपनीज को परचेज नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट एक्वायरिंग द कंपनीज। कंपनीज का नामो निशान मिटाना नहीं है मुझे,
वो कंपनीज का ओनर बन के मुझे रहना है, कंपनी को कंट्रोल करना है। वो कंपनी अपना बिजनेस करे, हम अपना कंपनी, मेरा कंपनी अपना बिजनेस करे, उस कंपनी से मुझे प्रॉफिट लेना है, कंट्रोल करना है। समझ में आया क्या? अब यही चीज जैसे मान के चलो हज को वोडाफोन ने खरीद लिया, समझ में आया क्या? तो वोडाफोन ने क्या किया, हज को पूरा वापस ही ले लिया, मतलब हज का अब नामो निशान नहीं है। क्लियर है? पर यहाँ क्या हो रहा है, हम सामने वाले को कंट्रोल कर रहे हैं, उसका अपना अलग आइडेंटिटी है, मेरा आइडेंटिटी अलग है। तो मेरे पास उसके एसेट्स का या उसके इनकम को रिकॉर्ड करने का राइट मेरे पास आ जाता है। हम लोग बाद में जब एएस पढ़ेंगे वहां पढ़ेंगे कि अगर तुम किसी कंपनी का होल्डिंग कंपनी हो तो सब्सिडियरी का एसेट और लाइबिलिटी तुम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख सकते हो। तो मतलब क्या सब अपने नाम पर रजिस्टर कराएंगे? अरे नहीं, उस कंपनी का सब कुछ उसका ही है। अमलगमेशन होता मतलब मैं सामने वाले कंपनी को खरीद लेता तो उसका एसेट वगैरह सब अब मेरे नाम पे आ जाता, उस कंपनी का नामो निशान मिटा देते, सब कुछ मेरे नाम पे ट्रांसफर हो जाता, मेरी कंपनी के नाम पे। यहाँ वो नहीं होना है, यहाँ मैं अलग हूं, वो अलग है, हमें उसे कंट्रोल करना है। और क्योंकि कंट्रोलिंग पावर मेरे पास है तो मेरे पास ये भी पावर या मेरे पास ये भी राइट है कि हम उसके सारे एसेट्स और लाइबिलिटी को रिकॉर्ड कर पाए। तो होगा क्या, ये कंपनी है तो भैया इसे अपना खुद का स्टैंड अलोन पीएल एंड बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, प्लस उसका ऑडिट करवाना पड़ेगा। ठीक है ना? क्या करवाना पड़ेगा? ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। भाई ये कंपनी है, इसका भी खुद का अपना स्टैंड अलोन पीएल मींस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट बनाएगा, प्लस इसका भी अपना बिजनेस ऑडिट हो जाएगा। तो सर दिक्कत क्या है? मतलब ये सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लिए तो इसमें प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है। सर यहां तक प्रॉब्लम नहीं है, अब प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि इस चैप्टर में तुम्हें बोलेगा कि भैया अब इसके बैलेंस शीट का डेटा लो, इसके बैलेंस शीट का डेटा लो और एक नया बैलेंस शीट बनाओ, दोनों डेटा को मर्ज करके। ये जो मर्ज करके बनाएंगे इसे बोला जाएगा कॉन्सोलिडेटेड फाइनल अकाउंट या कॉन्सोलिडेटेड पीएल एंड बैलेंस शीट। हम उसका कॉन्सोलिडेशन करेंगे, उसके प्रॉफिट को हम अपने प्रॉफिट में लेंगे, उसके एसेट्स को हम अपने एसेट्स में लेंगे। मतलब एक्चुअल में जो कॉन्सोलिडेशन हो रहा है ये सिर्फ एक पेपर पे हो रहा है। क्या हो रहा है? फिजिकली कुछ नहीं हो रहा है, फिजिकली ऐसा नहीं हो रहा है उसके प्लांट को तोड़ के हम अपने यहाँ पे ले आए, उसका बिल्डिंग मेरे बिल्डिंग से मिला लिए, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। वो अपना बिजनेस कर रहा है, उसका प्लांट जहां भी है, उसका ओनरशिप, उसका ट्रेड लाइसेंस, उसका रजिस्ट्रेशन, वो अलग, हम अलग। अब अलग से एक और बनेगा जिसका नाम होगा कॉन्सोलिडेटेड पीएल। इसमें होल्डिंग कंपनी की खुद का डेटा प्लस सब्सिडियरी का डेटा लेने के बाद दोनों को मर्ज करके जो पीएल एंड बैलेंस शीट बनेगा उसे हम कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट या कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट बोलेंगे। मैक्सिमम केसेस में बैलेंस शीट का ही प्रेजेंटेशन देना होगा और पीएल वगैरह का वर्किंग में निकालना होगा। क्लियर हुआ क्या? इसीलिए तुम लोग क्या देखोगे, मान लो कोई भी कंपनी है जो होल्डिंग कंपनी है उसका दो बैलेंस शीट होगा, एक खुद का और एक कॉन्सोलिडेटेड। सब्सिडियरी अपना एक बनाएगा, उसका भी ऑडिट होगा, होल्डिंग का खुद का स्टैंड अलोन का भी ऑडिट होगा, और ये जो कॉन्सोलिडेटेड होगा ना इसका भी ऑडिट करवा। समझ में आया गया? सर कौन ऑडिटर हो सकता है? सर यही ऑडिटर हो सकता है जो उसका स्टैट्यूटरी ऑडिटर होगा, वही कंसोलिडेटेड का भी ऑडिटर हो सकता है, अलग भी हो सकता है, सेपरेट ऑडिटर भी अपॉइंट कर सकता है। तो अभी आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इसमें किसी दो कंपनीज का फिजिकली अमलगमेशन नहीं होना है, फिजिकली मिलन नहीं हो रहा है, फिजिकली एसेट को नहीं मिला दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पेपर वर्क पे हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ सर आप बोलना चाह रहे हैं ये ना कि 50% आज से ज्यादा है, 60% है, कंपनी ने तो खरीदा नहीं है, कंपनी को भाव अच्छा मिल रहा है, कंपनी को लगा शेयर रखना नहीं है, उसने 20% बेच दिया। जैसे 20% बेचा उसका शेयर कितना हो गया? 40%। कंट्रोलिंग पावर गया, कंट्रोलिंग पावर गया तो बेटा होल्डिंग सब्सिडियरी का रिलेशनशिप भी गया। जिस ईयर ये होल्डिंग सब्सिडियरी का रिलेशनशिप गया उस ईयर अब तुम उसके डेटा को अपने साथ मर्ज नहीं कर सकते, मतलब तुम्हें कंसोलिडेशन करने का राइट खत्म। अब समझ में आया क्या? इसका मतलब होल्डिंग सब्सिडियरी में क्या होता है सर? टेम्पररी रिलेशन होता है, मेरे को वहां इन्वेस्ट किए हैं, रखना है तो रखना है, बाद में हटा देंगे। समझ में? और एक्वायर करने का मतलब क्या होता है?
कि भाई सामने वाले को खरीदना है और अपने कंपनी में मिला लेना, अपने कंपनी में मिला लेना है। कोई दिक्कत है इसका क्या? समझ में आ रहा है मेरा बात? तो अब मान के चलो सर, कभी कभी हम लोग सुनते हैं, कब? जब रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स वगैरह पढ़ोगे तो वहां पर एक कंसेप्ट आता है 100% सब्सिडियरी। कि अगर हम कोई ट्रांसफर या कैपिटल गेन वगैरह में पढ़ते हैं कि कोई एसेट 100% सब्सिडियरी को ट्रांसफर करेंगे तो वो एग्जेम्प्ट होगा। क्या होगा? 100% मतलब इसका पूरा का पूरा शेयर ही मेरे पास है। 100% सब्सिडी का मतलब होता है तुम्हारे कंपनी का जितना शेयर है सारे का मालिक मैं ही हूं। सर ये तो पूरा आप ही है। अरे नहीं, वो कंपनी अलग है। आज मेरे पास 100% शेयर है, मैं कल चाहूं तो बेच दूंगा, तो मैं शेयर से हट गया। तो 100% शेयर होने के बावजूद भी मेरे पास दो ऑप्शंस है, क्या उस कंपनी को मिलाना है मेरे कंपनी में, या फिर वो कंपनी अपना, मेरा कंपनी अपना, सामने वाले का मैं होल्डिंग हूं, तो मेरा जो कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट बनेगा उस कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट में उसका फिगर मैं यूज कर लूंगा। क्लियर? अमलगमेशन नहीं हो रहा है। अमलगमेशन चैप्टर में पढ़ेंगे, इस कंपनी को वापस खरीद लिया या कंपनी के साथ मिलकर एक नया कंपनी बना दिया। जैसे हीरो और होंडा कंपनी मिलकर हीरो होंडा कंपनी हुआ था, दैट इज द मर्जर, एक दूसरे के साथ मर्ज हो गया था। ठीक है? मारुति सुजुकी भी जब मर्ज हुआ था तो मारुति सुजुकी भी क्या हुआ था? मर्जर हो रहा था। या फिर वोडा ने हच को खरीद लिया, मतलब एक्वायर कर लिया, तो वो प्रोसेस नहीं है यहाँ। यहाँ सिर्फ बेटा कंट्रोलिंग से मुझको राइट हो गया कि तुम्हारे संपत्ति पे मेरा हक है, वो संपत्ति को हम अपने यहां दिखाएंगे। एग्जाम में कैसा आ सकता है? एक होल्डिंग, उसके 4 सब्सिडियरी हो सकते हैं, तो तुम्हें सारे सब्सिडियरी का एसेट हम अपने वाले में मर्ज करके एक ही कॉन्सोलिडेटेड बनेगा, 5 नहीं। ऐसा नहीं एक मेरा तुम्हारे साथ कॉन्सोलिडेशन, एक उसके साथ कॉन्सोलिडेशन, एक उसके साथ कॉन्सोलिडेशन, सबके साथ कॉन्सोलिडेशन नहीं बनेगा। कॉन्सोलिडेशन बैलेंस शीट एक ही बनेगा, कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट एक ही बनेगा, एक सिंगल बनेगा, चाहे उसके पास कितने भी सब्सिडियरी कंपनी क्यों ना हो। जितने भी सब्सिडियरी कंपनी रहेंगे सबको मिलाकर कितना होगा? एक सिंगल। कितना आएगा? एक सिंगल ही बनेगा। यहां तक क्लियर है क्या? आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इसके साथ ज्वाइंट वेंचर होता है और इसके साथ एसोसिएट्स होता है। क्या होता है? हम लोग पढ़ेंगे ज्वाइंट वेंचर और एसोसिएट्स का रिलेशन बाद में। उसके भी बैलेंस को हम अपने बैलेंस में रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्या करेंगे? उसके भी बैलेंस को हम अपने बैलेंस में रिकॉर्ड कर लेते हैं। यहां तक ठीक है? अब आगे का पार्ट होता है कि सर ये कॉन्सोलिडेशंस का प्रोसीड्योर क्या है? कॉन्सोलिडेशंस प्रोसीड्योर, ये प्रोसीड्योर में लिखाऊंगा। फर्स्ट पार्ट एक बार कॉपी करो, काम का चीज है, मतलब शॉर्टकट रिवीजन में यही काम। स्टेप जस्ट लिखते हैं, समझते हैं। स्टेप का कोई रट्टा मार नहीं है कि सर ये स्टेप फॉलो करना होता है। सबसे पहला स्टेप होता है ना कि हमें होल्डिंग पैटर्न देखना है। मतलब स्टेप 1 लिख सकते हो, स्टेप 1 या सिर्फ 1 देके भी लिख सकते हो। हमें पहला पार्ट करना है होल्डिंग पैटर्न। होल्डिंग पैटर्न से ये पता चलेगा होल्डिंग के पास कितना परसेंट शेयर है और सब्सिडियरी के पास कितना परसेंट शेयर है। ठीक है, ले जाओ। दोनों केस में अगर हम लोग को होल्डिंग पैटर्न निकालना है तो जैसे एच लिमिटेड और एस लिमिटेड के लिए जो पार्ट रहेगा, होल्डिंग एस लिमिटेड सपोज इसने 80% लिया, या फिर शेयर्स दिया रहेगा कि कंपनी का शेयर्स है 10,000, हमने उसका 6,000 शेयर खरीद लिया, तो हमें तो बताना पड़ेगा ना कि भाई 6,000 शेयर्स डिवाइडेड बाई 10,000 शेयर्स, यानी लिखेंगे 6/10 या लिखेंगे 3/5 या लिखेंगे 60%। ये बताना पड़ेगा ना होल्डिंग पैटर्न से कि हाँ होल्डिंग कंपनीज का कितना है और सब्सिडियरी कंपनीज का पोर्शंस कितना है। ये पता करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है? होल्डिंग पैटर्न। अभी दूसरा पार्ट होता है कि हमें करना पड़ता है एनालिसिस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, नॉट पीएल। पूरा का पूरा पार्ट ही करते हैं, एनालिसिस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। सब्सिडियरी कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस एनालाइज करते हैं। इसमें क्या होता है
अभी जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट थोड़ा पढ़ा है, लाइक प्रिंस इन्वेस्टमेंट थोड़ा पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़े तो अभी हम समझ में आ जाएगा। एक होता है जिस दिन से हम कंपनीज में, सपोज तुम्हारा कंपनी है किसी में, मान लो रिलायंस कंपनी है, तुमने रिलायंस का आज शेयर खरीद लिया, क्या किया, आज शेयर खरीद लिया, और कंपनी ने कल के डेट पे कट ऑफ डेट लिया और डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। कब का, पिछले साल का, क्योंकि तुमको शेयर इसलिए मिल जा रहा है क्योंकि तुम्हारा रजिस्टर्ड लिस्ट में नाम आ गया। देखो तुम लोगों को तो पता है कि जो शेयर्स होता है वो डीमैट लिस्ट में होता है, मतलब डिजिटल फॉर्म में होता है, डीमैट फॉर्म में होता है। तो कंपनी को कैसे पता कि इस डेट पे मेरा शेयर होल्डर कौन है? तो बेटा कंपनी जो उसके मतलब तुम्हारा क्या बोलते हैं, जैसे सीडीसीएल, उसको अपने लोग डिपॉजिटरी बोलते हैं, डिपॉजिटरी को बोलेगा भैया इस दिन का मेरे को लिस्ट दे दो, उस दिन जो जो ओनर है उसको डिविडेंड दे देंगे। तो पता चला कि वो तो एक दिन पहले शेयर खरीदा, या मान लो एक महीना पहले खरीदा, कि मान लो इस साल वो जून में खरीदा, जुलाई में खरीदा, बट कंपनी डिविडेंड पिछले साल का दे रहा है, अप्रैल टू मार्च। तब क्या तुम कंपनी के इन्वेस्टमेंट था उस कंपनी में तुम्हारा? नहीं। और जो डिविडेंड मिलेगा वो डिविडेंड को तुम क्या समझोगे? प्री डिविडेंड। उसको हम लोग बोलेंगे प्री एक्विजिशन डिविडेंड, मतलब वो भैया मेरा डिविडेंड नहीं है, प्री है। और जब हम एक्वायर कर लिए उसके बाद का प्रॉफिट मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोस्ट। एक चैप्टर्स भी पहले पढ़ाया जाता था जिसमें हम लोग प्री एंड पोस्ट प्रॉफिट निकालते थे, यानी हम किसी कंपनी को खरीदेंगे, खरीदने के बाद जो प्रॉफिट होगा वो मेरा करेंट प्रॉफिट, पोस्ट प्रॉफिट होगा, बट खरीदने के पहले का अगर कुछ प्रॉफिट है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्री प्रॉफिट बोलेंगे। तो यहाँ भी हमें उस प्रॉफिट को, रिजर्व को प्री एंड पोस्ट में बांटना है। मतलब कंपनी का जो सरप्लस अकाउंट होता है, जो पीएल का बैलेंस होता है, वो कैरी फॉरवर्ड होता है। क्या होता है? कैरी फॉरवर्ड होता है। जब कैरी फॉरवर्ड होता है, पिछला साल का भी पीएल इस साल कैरी फॉरवर्ड होकर आया होगा, तो वो जो पिछला साल का प्रॉफिट है उसके ऊपर उस समय क्या उस कंपनी में मेरा इन्वेस्टमेंट था? नहीं। वो प्रॉफिट मेरे लिए प्री कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्री। और जो प्री प्रॉफिट होता है ना, बाद में तुम लोग पढ़ोगे, उसको हम लोग क्या करते हैं? कॉस्ट के साथ एडजस्ट कर देते हैं। किसके साथ कर देते हैं? सपोज तुमने रिलायंस का शेयर खरीदा 500 रुपए में, तुमको 20 रुपए का डिविडेंड मिल गया पिछला साल का, तो तुम ये नहीं बोलोगे 20 रुपए का कमाई हुआ, तुम बोलोगे तुम्हारा इन्वेस्टमेंट 480 का हो गया। ठीक है। अगले साल अगर जो 20 रुपए का डिविडेंड आएगा वो तुम बोलोगे तुम्हारा वो इनकम है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। इसके लिए हमें कॉलम बनाना होता है और वहां हमें लिखना होता है कि जैसे प्री प्रॉफिट के बाद लिखना होता है पोस्ट प्रॉफिट, के बाद वैसे ही पोस्ट जीआर। जितने तरह का रिजर्व एंड सरप्लस होता है, जितने तरह का रिजर्व एंड सरप्लस होता है, उन सारे तरह के रिजर्व एंड सरप्लस का, रिजर्व एंड सरप्लस का, रिजर्व एंड सरप्लस का डेटा डिस्ट्रीब्यूट करना है प्री एंड पोस्ट में। इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा प्री एंड पोस्ट में। करने के बाद जो भी टोटल आएगा, अभी मैं तुम लोगों को बताया कि 40% शेयर अगर मेरे पास है तो 40% शेयर कहाँ है? कोई और बंदे के पास है। उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? माइनॉरिटी शेयर होल्डर के नाम से जानते हैं। तो ये जो भी प्री प्रॉफिट है या पोस्ट प्रॉफिट है या पोस्ट जीआर है या कंपनी का जितना ओनरशिप है, क्या उसमें माइनॉरिटी का हिस्सा नहीं है? माइनॉरिटी का भी तो हिस्सा है ना। तो इस जो भी प्रॉफिट आएगा इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे शेयर ऑफ एच, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे शेयर ऑफ एस। शेयर ऑफ एच मीन्स शेयर ऑफ होल्डिंग एंड शेयर ऑफ सब्सिडियरी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगला पार्ट होता है कि मैंने एक कंपनी को खरीदा, कंपनी का औकात है 1 करोड़, तुमने उस कंपनी को 1.2 करोड़ में खरीद लिया, 1 करोड़ 20 हजार में खरीद लिया। तो जो तुमने एक्स्ट्रा 20 हजार का पेमेंट दिया, क्यों दिया? उसका पीछे का लॉजिक क्या है, रीजन क्या है? या उस 20 हजार को क्या समझेंगे? गुडविल। गुडविल के वजह से एक्स्ट्रा पेमेंट क्यों किए? गुडविल। और अगर मान लो 1 करोड़ का सौदा है, चीज है, बट उसको हम कम दे रहे हैं, 90 लाख में ही खरीद ले रहे हैं, तो 10 लाख क्या क्या लाएगा? कैपिटल रिजर्व। वेरी गुड, कैपिटल। एक्स्ट्रा पेमेंट को गुडविल और कम पेमेंट कर रहे हैं तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि सामने वाले कंपनी में जो मेरा इन्वेस्टमेंट है उसमें गुडविल है या कैपिटल है। उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। तो अगला पार्ट होता है कैलकुलेशन ऑफ
कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के नाम से भी जानते हैं। और इसके लिए फॉर्मेट आना स्टार्ट होता है कि सर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे निकलता है। इसमें हम लोग लेते हैं फेस वैल्यू ऑफ शेयर, अभी फेस वैल्यू ऑफ शेयर, इसमें से हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग ऐड करते हैं प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। याद रखना, होल्डिंग का जितना शेयर है सिर्फ उतना ऐड करके बाहर ले जाते हैं। इसमें से हम लोग लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी शेयर को खरीदने के लिए हमारा पैसा गया होगा कि नहीं, गया होगा। और इससे, इस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से हम लोग माइनस करते हैं लेस प्री एक्विजिशन डिविडेंड। मैं तुमको बताया ना अभी कि डिविडेंड अगर रिलायंस कंपनी का मिलेगा तो तुम उसे प्रॉफिट नहीं समझोगे, उसे क्या समझोगे, उसे तुम कॉस्ट से माइनस कर लोगे, कॉस्ट से माइनस कर लोगे। अभी मेरा बात समझना बेटा, तुमने शेयर खरीदा, तुमने शेयर खरीदा और ये सब जो वैल्यू तुम्हें मिला वो 1 लाख मिला। कितना मिला, 1 लाख। और बदले में जो तुम दे रहे हो, बदले में तुम जो दे रहे हो वो दे रहे हो 80,000, तो 20,000 तो कैपिटल रिजर्व होगा, कम में दे रहे हो। इसका मतलब अगर पॉजिटिव आया तो कैपिटल रिजर्व होगा, नेगेटिव आया तो गुडविल होगा कि मेरा कॉस्ट ज्यादा है। अब ये जो गुडविल में लिख रहा हूं बेटा, अभी कभी कभी किसी बुक में देखोगे वो लोग पहले कॉस्ट लिखेगा, क्या लिखेगा, कॉस्ट, उसके बाद लिखेगा लेस फेस वैल्यू ऑफ शेयर, तो वो लोग लिखेगा पॉजिटिव है तो गुडविल, नेगेटिव है तो कैपिटल रिजर्व। तो अगले दिन आके बोलोगे नहीं सर हमने तो कहीं पे पढ़ा, तो भाई कहीं भी पढ़ो, हमें वो देखना नहीं है। हम तुमको अभी थोड़ी देर पहले ही समझाएं, औकात से ज्यादा दे रहे हो गुडविल, औकात से कम दे रहे हो कैपिटल रिजर्व, तो चेक कर लो ना अगर कोई कंफ्यूजन हो। क्यों, क्योंकि जब कभी इंस्टीट्यूट का मटेरियल वगैरह या कहीं और देखेंगे, किसी और बुक से पढ़ाएंगे, तो बेटा सॉल्यूशन अलग हो सकता है, रिवर्स। तो बोलोगे नहीं सर आप तो नेगेटिव लिखाए थे गुडविल, वहां तो पॉजिटिव गुडविल आ रहा है, इसी को उल्टा कर देंगे बेटा, सीन चेंज हो जाएगा, इसी को उल्टा करेंगे तो चीजें बदल जाएगा। अब ये तो हो गया कॉस्ट ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व या कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है उसको पैसा देना होगा कि नहीं, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होल्डिंग कंपनी का है ना, उसका जितना हिस्सा बनता है तुमको ही देना पड़ेगा। मतलब उस कंपनी का पूरा एसेट तुम अपने साथ मिला लिए, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाएगा, तो वो तुम्हारा लाइबिलिटी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, और वो तुम्हें ही पे करना पड़ेगा, तुम्हें ही पे करना पड़ेगा। तो अगला कैलकुलेशन होता है कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में क्या लेते हैं, माइनॉरिटी शेयर का जो भी फेस वैल्यू ऑफ शेयर रहता है, वो कॉस्ट नहीं, फेस वैल्यू ऑफ शेयर। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग ऐड करते हैं प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, फिर इसमें हम लोग ऐड करते हैं पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, फिर इसमें हम लोग ऐड करते हैं पोस्ट एक्विजिशन जो भी जीआर वगैरह रहेगा वो। इन सब को ऐड करने के बाद जो टोटल आता है इसे हम माइनॉरिटीज इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं। और ये माइनॉरिटीज इंटरेस्ट कहाँ दिखाया जाता है, सर ये माइनॉरिटीज इंटरेस्ट दिखाया जाता है आफ्टर रिजर्व एंड सरप्लस। तो शेड्यूल 3 का थोड़ा नॉलेज है कि नहीं है एकदम, बैलेंस शीट देखे हो क्या, बैलेंस शीट का कुछ आइटम बता पाओगे क्या स्टार्टिंग में, लाइबिलिटी साइड में क्या आता है सिद्धार्थ, कुछ पता है क्या, खैर तुम पढ़े नहीं हो बट थोड़ा बहुत। हाँ, सबसे पहले आता है इक्विटी एंड लाइबिलिटी, उसके अंदर आता है शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर आता है शेयर कैपिटल, फिर उसके नीचे लिखते हैं रिजर्व एंड सरप्लस, उसके बाद नीचे की तरफ लिखते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट, फिर आता है नॉन करंट लाइबिलिटी, फिर आता है करंट लाइबिलिटी। एसेट में जाएंगे तो नॉन करंट एसेट जिसके अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसके अंदर टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट, वर्क इन प्रोग्रेस, एंड उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, फिर करंट एसेट जिसमें स्टॉक है, डेटर है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सारे जिसको हम लोग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के नाम से जानते हैं। तो वहां पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट मेरा लाइबिलिटी रहेगा, क्या रहेगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट मेरा लाइबिलिटी।
तो ये वाला पार्ट एक बार कॉपी करना है, क्योंकि ये फॉर्मेट तुम्हें सम्स बनाने में बहुत हेल्प करेगा। पार्ट 1 बाय 1 पार्ट में ही चलता है, पर में कोई ना ये होता है ना, कितना बच्चा लोग फालतू फालतू की कितना कितना पैसा लुटा देता है। मतलब वो इतना पैसा खर्चा कर देता है कि उसमें वो सीए सीएमए का फाउंडेशन इंटरमीडिएट का ट्यूशन पढ़ ले। और क्या इसकी एकदम पूरा एजेंट वगैरह सब मार्केट में भरा है। भाई जो काम का कोर्स है, जो काम का कोर्स नहीं है, सब बेचो, बेच बाच के जैसे। और अभी तो क्या होता है, डिजिटल ईसीएस साइन होता है, कोई कुछ नहीं, क्या ओटीपी लिया, आधार ऑथेंटिकेट कराया, ये चालू घटना शुरू हो जाएगा। नहीं आता। देखो बात क्या होता है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो गया, इसके बाद हमें करना पड़ता है कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड पीएल, तो हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं कॉन्स। कंसोलिडेटेड का शॉर्टकट होता है कॉन्स पीएल। इसमें हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग लेते हैं बैलेंस ऑफ पीएल ऑफ होल्डिंग, होल्डिंग कंपनी होगा का बैलेंस ले। क्या करना है, का बैलेंस ले। मैं होल्डिंग लिख दिया, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए कि किसका बैलेंस लेंगे। दूसरा होता है, इसमें हम लोग ऐड करते हैं पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, पोस्ट, देन इसको हम लोग ऐड करते हैं। उसके बाद हम लोग लेस करते हैं स्टॉक रिजर्व, या इसी को हम लोग बोलते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो हम लोग माइनस करने के प्रॉफिट हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स। कॉन्स मीन्स कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक लास्ट बनता है जिसे हम लोग बोलते हैं कॉन्स जीआर, सेम वे कैलकुलेशन ऑफ कॉन्स मीन्स कंसोलिडेटेड जीआर, कंसोलिडेटेड जीआर बनाएंगे। एंड कंसोलिडेटेड जीआर में क्या होगा, बैलेंस ऑफ जीआर, आप समझ ही गए होंगे किसका बैलेंस, होल्डिंग कंपनी। ऐड करेंगे पोस्ट एक्विजिशन। क्या, एक चीज और बताता हूँ, ये जो है ना, देयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड, ये भी एक मेथड है। अल्टीमेट जो बैलेंस शीट बनेगा और भी मेथड है, उस मेथड से भी बनाएंगे वही बनेगा। मतलब इसको सॉल्व करने के लिए दो तीन तरीके हैं, दो तीन तरीके में से कोई भी एक तरीका समझ में आएगा तो करेंगे। अभी मैं तुम लोगों को एक तरीका बता रहा हूँ, जब मैं तुम लोगों को इंस्टीट्यूट का मटेरियल सिर्फ कराऊंगा ना, वहां भी एक तरीका बताऊंगा। अब कंपेयर कर लेना, समझ लेना, दोनों में जो तुम्हें कंफर्टेबल लगे वो करना, दोनों में जो कंफर्टेबल लगे वो कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ से था ना, माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो गया था ना, ये दोनों है ना। कॉपी कीजिए, तब तक मैं एक चीज दिखा। देखिए स्क्रीन पे लेके आया, कॉन्सोलिडेशंस के अंदर में देख लो तीन है, एक स्टेप पीछे जाओगे, ये है चैप्टर 10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और तीन एएस है, एएस 21, 23 एंड 27 साथ में पढ़ना, एक भी नहीं छोड़ सकते। मतलब कंसोलिडेशन मतलब ये तीनों साथ में पढ़ना होगा। 21 एग्जैक्टली है कंसोलिडेटेड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी मैं डिस्कस करते हुए बताया था कि हमें इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स भी पढ़ना है और हमें ज्वाइंट वेंचर भी पढ़ना है। बट पहले किस पे फोकस करेंगे, ऑब्वियसली हमारा जो सीएफएस है, जो शॉर्टकट में से हम लोग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीएफएस बोलते हैं। तो अगर तुम लोग घर पे चाहो देन पढ़ सकते हो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप होल्डिंग। ग्रुप कंपनीज क्या होता है, कंपनीज होता है, उसके अंदर मल्टीपल कंपनीज होता है, ग्रुप ऑफ कंपनीज, और आपस में अगर शेयर होल्डिंग रहता है तो उसे हम लोग होल्डिंग सब्सिडियरी समझ सकते हो।
ऑफ कंपनीज, होल्डिंग कंपनीज का डेफिनेशन एज पर कंपनीज एक्ट, तो लोग अगर लॉ पढ़ोगे तो वहां पर भी डेफिनेशन पढ़ने को मिला होगा फाउंडेशन लेवल पे ही, ये सारा डेफिनेशन फाउंडेशन लेवल पे है। सब्सिडियरी कंपनी का डेफिनेशन एज पर कंपनीज 2013 मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ये तुम्हें लिखने के लिए कहीं आएगा नहीं, बट तुम्हारे लिए नॉलेज चाहिए कि नहीं, एंड इसके लिए कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होगा, AS21 एप्लीकेबल है। एंड सबसे पहला पार्ट होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में हमें ये देखना है कि जो कॉन्सोलिडेटेड बनेगा उसका बैलेंस शीट, उसका पीएल, नोट्स टू अकाउंट्स, क्यों देखो तुम लोगों को पता होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कितने पार्ट्स होते हैं, व्हाट आर द एलिमेंट्स कंप्राइजेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलने से क्या क्या आता है, 5 आते हैं, वेरी गुड, क्या क्या। अच्छा, तुम ये जो बोले तुम्हारे नॉलेज के हिसाब से तुम सही बोले एज पर योर फाउंडेशन अपडेट नॉलेज, लेकिन एक्चुअली तुम जो बोले वो सही है, बट वो फाइनेंशियल के हिसाब से, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के हिसाब से नहीं है। यहाँ पे 5 एलिमेंट में 2 तुम्हारा मैच कर जाएगा। एक है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस या सरप्लस अकाउंट, उसी को पीएल बोलते हैं, नंबर 1। 2 नंबर में क्या आता है, बैलेंस शीट इंक्लूड्स हो गया। 3 नंबर में क्या आता है, नोट्स टू अकाउंट, क्या आता है, नोट्स टू अकाउंट। 4 नंबर में क्या आता है, 4 नंबर में आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, एंड 5 नंबर में क्या आता है, चेंज इन इक्विटी। इन सबको मिलाकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। ये चीज जब तुम लोग ऑडिट पढ़ोगे तो ऑडिट में पढ़ाया जाता है, ऑडिटिंग वगैरह रहेगा कि ऑडिटिंग इज द प्रोसीड्यूर टू रीचेक या giving an opinion on financial statement showing true and fair will you or not, ऐसा जब स्टेटमेंट आएगा और वहां पे हमें बताना होगा कि कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये 5, तो कैसे करोगे, बैलेंस शीट, पीएल, नोट्स टू अकाउंट, देख रहे हो, कैश फ्लो। तो मैं क्यों पूछा, ये 5 एलिमेंट होता है, एंड बेसिकली जो चेंज इन इक्विटी होता है वो कोई अकाउंट नहीं होता है बेटा। चेंज इन इक्विटी का मतलब होता है पहले कौन कौन शेयर होल्डर थे, अब शेयर होल्डर पैटर्न में कैसे चेंजेस हुआ, इसीलिए वो यहाँ पर रिफ्लेक्टेड नहीं है, बट 4 आइटम रिफ्लेक्टेड है ना, 4 आइटम, इसको मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ। अगर इसमें से कुछ भी लगे कि तुम लोग नहीं जानते हो, नहीं सुने हो, तो पूछना है, समझना बहुत जरूरी है यार, ठीक है क्या। यहाँ भी 5 होते हैं बट थोड़ा अलग है। देखो क्या, बैलेंस शीट, पीएल, नोट्स टू अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, 4 हो गया ना। और 5वां चेंज इन इक्विटी, चेंज इन इक्विटी। अब अगला होता है पेरेंट कंपनीज, क्या होता है बेटा, पेरेंट कंपनीज क्या होगा, मतलब वो कंपनी जो किसी और कंपनी को कंट्रोल कर रहा होता है, वो उसका पेरेंट कंपनी कहलाएगा। कंट्रोल कैसा हो सकता है, कंट्रोल 2 तरह से हो सकता है, ओनरशिप, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, मैं बताया था ना। इनडायरेक्टली मतलब सब्सिडियरी ऑफ सब्सिडियरी, मेरा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है बट मैं कंट्रोल कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। बट दूसरा चीज होता है कि जो कंट्रोल आता है ना, वो मल्टीपल वेज है, मतलब किसी का इकोनॉमिक बेनिफिट मैं कंट्रोल करता हूँ तो मेरे पास उसका कंट्रोलिंग पावर है। ग्रुप क्या होता है सर, सबको मिलाकर, जो भी होल्डिंग कंपनी है उसकी जितने सब्सिडियरी कंपनीज है सबको मिलाकर हम लोग क्या बोलेंगे, पेरेंट कंपनी। अभी तुम लोगों को मैं बताया कि होल्ली ओन्ड भी सब्सिडियरी होते हैं, मतलब अगर किसी कंपनीज का शेयर, जैसे ये ए लिमिटेड है, ये बी लिमिटेड है, बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड का 100% शेयर ले लिया है, इसको बोलेंगे होल्ली ओन्ड सब्सिडियरी। ए लिमिटेड का 80% शेयर बी लिमिटेड के पास है, इसको बोलेंगे पार्शियल सब्सिडियरी। भाई क्यों, क्योंकि 20% किसी और के पास है जो एक अदर शेयर होल्डर है। किसी कंपनी का 80 मेरे पास है, 20% शेयर तो कोई और खरीदा होगा, 20% शेयर कोई और खरीदेगा, ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, 2 मिनट और चलेगा, बहुत जल्दी है क्या। अच्छा ठीक है, देखो अभी क्या है कि 20% तो किसी और के पास है, मतलब वो मेरे लिए माइनॉरिटीज होगा, तो माइनॉरिटीज को हम लोग क्या बोलेंगे, पार्टली ओन्ड सब्सिडियरी। ये क्यों बोल रहा हूँ कि घर पे जाके टाइम पास नहीं करके तो पढ़ ही सकते हैं। अब इसके लिए तो क्योंकि तुमको इसको मैं इस ट्रैक में लेकर आया हूँ, तब तो थोड़ा मजा भी आएगा कि अरे हाँ क्या था। अभी देखो इधर में 100% वोटिंग राइट मेरे पास ही रहेगा, 100% नहीं रहेगा बट 50% से ज्यादा मेरे पास ही रहेगा। पार्टली ओन्ड में क्या होगा, क्योंकि अगर अगर 50 से कम रहा तो भाई सब्सिडियरी का रिलेशनशिप ही नहीं होगा होल्डिंग का, तो भैया कंट्रोल करने का कोई बात ही नहीं आएगा, ठीक है ना, 50 से ज्यादा होना पड़ेगा। सीएफएस का कंसेप्ट क्या है, सामने वाले को हम कंट्रोल कर ही रहे हैं तो क्यों ना उसके सारे बेनिफिट्स को हम अपने
बेनिफिट्स के साथ क्या कर लें बेटा, एड ऑन कर लें। ये हमें अलाउ करता है। रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, इसके लिए कंपनीज एक्ट क्या बोलते हैं, बोल रहा वेयर कंपनीज हैज वन और मोर सब्सिडियरी और एसोसिएट कंपनी, तुम्हें कंसोलिडेशंस के लिए कंपनीज एक्ट के भी प्रोविजंस को देखना पड़ेगा बेटा। यानी इस केस में तुम जब लॉ पढ़ोगे तो तुम्हें लॉ में भी पैरेलली चीजें देखने को मिलेगा। फिर कंपनी हैज वन और मोर सब्सिडियरीज और एसोसिएट कंपनी इटसेल्फ इन एडिशन टू द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड, मैं भी बताया खुद का तो बनाएगा ही बनाएगा, से कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है फॉर ऑल द सब्सिडियरी एंड एसोसिएट्स इन द सेम फॉर्म एंड मैनर। मतलब आगे मैं पढ़ाऊंगा कि भैया तुम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग जो तुम्हारे क्या बोलता मेथड्स या एजम्पशंस बदल नहीं देंगे। भाई उधर बना रहे हो एक्रूअल, इधर कैश, वो एसेट है डब्ल्यूडीबी, तुम इसको करोगे एसएलएम, भाई ऐसे नहीं चलेगा। उधर स्टॉक कर रहे हो फीफो में, ये करोगे लीफो में, नहीं होगा जी, सेम तरीके से बनाना होगा। अच्छा ऐसा नहीं है कि तुम्हारा बैलेंस शीट 31 दिसंबर को एंड होता है, मेरा बैलेंस शीट 31 मार्च को होता है, तो मर्ज कैसे करेंगे, हम दोनों को एक ही डेट पे लाना पड़ेगा तब ना मर्ज करेंगे। ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि सारी चीजों को देखना है। ऐसा नहीं कि दोनों का पॉलिसी अलग है, कोई कैश करता है कोई अक्रूवल करता है, मतलब सब्सिडियरी से होल्डिंग कंपनीज नहीं बना पाएगा, उसके लिए ये सारी चीजों को हमें देखना है। कंपनी शैल आल्सो अटैच अलोंग विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्लस जब कंपनीज के आरओसी को रिटर्न लगाएगा, आरओसी मतलब रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी को जब अपना एनुअल रिटर्न देगा, उस एनुअल रिटर्न के साथ सीएफएस देना पड़ेगा, देख रहे हो, और सब्सिडियरी इन फॉर्म ऑफ एओसी एज पर द रूल 5 ऑफ कंपनीज रूल्स एंड रेगुलेशन। ये कब काम आएगा, रूल्स 2014 एमसीक्यू में काम आएगा। एमसीक्यू में तो पूछ ही दे सकता है ना कौन से फॉर्म में अटैच करते हैं, तो लिखना पड़ेगा एओसी 1। तो ये सब अगर अभी से तुम पढ़ते हो तो एमसीक्यू के लिए सेपरेटली 200-500 एमसीक्यू नहीं पढ़ना। एओसी 4 हो गया सब्सिडियरी के लिए, सब्सिडियरी वाला फॉर्म है ना, स्टेटमेंट ऑफ सब्सिडियरी बना कर देगा एओसी 1 में, और अगर कभी फॉर्म अपडेट होता है तो वो देख लेना, कंपनीज एक्ट में अगर अपडेटेड रहेगा वो देखना। अब यहाँ पर कुछ लोग हैं मतलब जिसको एग्जेम्पशन मिला कि भैया तुम चाहो तो तुम सीएफएस मत बनाओ, सीएफएस बनाना पड़ेगा, बट मेरा इंटेंशन क्या है, कंपनी में शेयर खरीदा हो ना, 3 महीना बाद बेचने वाला हूँ, मैं 12 महीने से ज्यादा होल्ड करूंगा ही नहीं। तो भाई बोलेगा क्यों बनाएगा तुम 3 महीने के लिए, जब होल्ड करेगा इस साल तो भाई मुझे क्या कर दे सकता है, ऐसे केस में एग्जेम्पशन प्रोवाइड करेगा। तो ऐसे और भी केसेस हैं जिसमें एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो बोल रहे हैं कि इट इज होल्ली ऑन सब्सिडियरी और पार्टली ऑन सब्सिडियरी ऑफ अनदर कंपनी एंड इट्स अदर मेंबर इंक्लूडिंग दोज नॉट अदरवाइज इंटाइटल्ड टू वोट हैव बीन इंटीमेटेड इन राइटिंग, भाई राइटिंग में लिख कर देता है, or for which the proof of delivery of such intimation is available with the company, do not object the company not presenting consolidated financial statement। मतलब मेरे सारे मेंबर रेडी हो गए, नहीं बनाने से काम होगा, बोलेंगे रिटर्न दो, रिटर्न दे देगा, मत बना। समझ में आया क्या, शेयर होल्डर, वर्ड्स में शेयर होल्डर, कंपनी का मेंबर कौन होता है, शेयर होल्डर। दूसरा बोले इट इज अ कंपनी हुज सिक्योरिटीज आर नॉट लिस्टेड और नॉट इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, पता है ना स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं है, बट स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं है तो सीएफएस नहीं चलेगा, बट जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है तो सीएफएस बनाना कंपलसरी नहीं, बनाना मैंडेटरी नहीं, एक्सेप्टेड है। It is ultimate or any intermediate holding company file consolidated financial statement with the registrar which are in compliance with the applicable accounting standard। मतलब बोल रहा इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी, मतलब मान लो कि सारे होल्डिंग कंपनी में अगर किसी एक ने बना के दे दिया है तो भी चलेगा, तो दूसरे को बनाने से एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। सब सब्सिडियरी कंपनी था तो दूसरे वाले सब्सिडियरी कंपनी नहीं बनाएगा तो चलेगा, इंटरमीडिएट सब्सिडियरी होल्डिंग कंपनी ने सभी का डेटा, ऐसे कुछ केसेस रहेगा, इस केसेस में सब्सिडियरी कंपनी बनना जरूरी नहीं। अब हम लोग एएस का स्कोप अभी नहीं पढ़ेंगे बिकॉज थ्योरेटिकल पार्ट है। नो दैट द कंट्रोल, कंट्रोल मतलब वही कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, एंड कॉस्ट ऑफ कंट्रोल से हमें क्या निकलेगा, गुडविल निकलेगा। अब देखो यहाँ पर बता रहा है ना कि तुम्हारा जो कंट्रोल है वो टेम्पररी है, 1 साल बाद करोगे, टेम्पररी है तो बेटा छोड़ दो, क्यों करोगे,
नॉर्मल इन्वेस्टमेंट जैसा वैल्यूएशन कर लो, और अगर 1 साल से ज्यादा है तो फिर बेटा तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कंसोलिडेशन करना पड़ेगा। अब यहाँ पर बेनिफिट बताया कि अगर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओगे तो क्या होगा, और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब जितना एलिमेंट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो सब बनाना पड़ेगा कंसोलिडेशन, मतलब सबको कंसोलिडेट करना है, सिर्फ एक ही नहीं। बैलेंस शीट बना दिए, बैलेंस शीट भी, पीएल भी, कैश फ्लो भी, देख रहे हो नोट्स टू अकाउंट्स भी, हर चीज को ही मर्ज करना, हर चीज को ही ऐड करना पड़ेगा। तो यहां तक एक बार रखो, अगले दिन पहले मैं तुम लोगों को प्रैक्टिकल सम सिखाऊं। अब देख रहे हो यहाँ भी कंसोलिडेशन प्रोसीड्योर है, इस प्रोसीड्योर में बताया कैसे कैसे एडजस्टमेंट करेंगे। ये देखो आओगे मेजर एडजस्टमेंट और इंटर एडजस्टमेंट, देखो गुडविल निकालना होता है स्क्रीन पे। ये स्टेप तो मैं है ना, या तो हम गुडविल निकालेंगे या कैपिटल रिजर्व निकालेंगे जिसको कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालेंगे, कंसोलिडेटेड रिजर्व निकालेंगे, और बाद में पढ़ेंगे कि मतलब सब्सिडियरी, ठीक है ना। इंटरमीडिएट लेवल पे ऐसे भी तुम्हारा आएगा नहीं क्योंकि मेंशन कर दिया नॉट एप्लीकेबल एट इंटर। आप लोग पढ़ेंगे इसमें, माइनॉरिटी का बात में किया ही हूँ, अनरियलाइज प्रॉफिट का बात किया ही हूँ, अभी इंटर ग्रुप बैलेंस और इन्वेंट्री का बात नहीं किया हूँ, ये बात हम लोग थोड़ी देर में करेंगे। नहीं हम तुमको थोड़ी देर में हाँ तक ठीक है। अब इसका मैं बताऊंगा क्योंकि ये मैं दिखा, अब देखो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कैसे करेंगे, ये लोग भी अपना एक फॉर्मूला दिया है, बट डोंट यूज दिस फॉर्मूला, ये समझ में आएगा बाद में, इससे भी कर पाओगे, मैं समझाऊंगा। देखो यहाँ पर भी ये लोग बता रहे हैं ना, गुडविल कैसे निकलेगा, कैपिटल रिजर्व कैसे निकला, देख रहे हो पहले कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखा, फिर ये लिखा तो गुडविल, और पहले तुम ये लिखकर बाद में कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखोगे कैपिटल रिजर्व, हम दो बार क्यों पढ़े, तो तुम लोगों को मैं बता दिया ना, एवर वैल्यू अंडर वैल्यू, वो बुद्धि लगाएंगे तो गुडविल और कैपिटल रिजर्व मेरा निकल ही जाए। मतलब हमें ऐसे समझना है कि हमें दिमाग पे ज्यादा प्रेशर कितना रखेंगे, हमें कुछ कुछ चीजें देखकर समझ के आइडिया हो जाना चाहिए। अगले दिन से हम लोग छोटा छोटा यहाँ पर बस प्रॉब्लम सम सब स्टार्ट हो जाएगा, मतलब जस्ट कॉन्सेप्ट के बाद, एंड जो बाकी बात है नीचे की तरफ वो सिर्फ प्रॉब्लम सम से भरा पड़ा है, मतलब जो देख रहे हो पेजेस 39 नंबर पेज से जो स्टार्ट हुआ, अब पूरा का पूरा 60-70 पेज सिर्फ सम्स है, कुछ मैं सम्स दूंगा फिर यहां से कुछ करेंगे, हर तरह के सम्स करके एग्जाम लेवल पे जाना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं।